इस सरकार ने मीडिया के बंधुओं के लिए जो काम किया है, आप सब उस बात को बहुत बेहतर देख भी रहे होंगे कि इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आंदोलन के दौरान किसानों की डेथ हुई, मुआवजा हरियाणा तो पहले ही दे चुके हैं, आप पंजाब में नहीं दिया, बात कीजिए वहां जाके। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना गन्ने के भाव, ठीक है, पंजाब में आप धरना दीजिए, क्योंकि पंजाब में गन्ने के भाव की आप डिमांड कर रहे हैं। सीएम ने आपको कमिट किया लेकिन पूरा नहीं किया। लेकिन हरियाणा सरकार तो पहले देश में सबसे ज्यादा दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो 400 रुपये प्रति क्विंटल पहले से ही अगले साल तक का घोषित कर दिया। यदि केस हरियाणा तो पहले ही कर दिए हैं, जो हीनियस क्राइम को छोड़ के केस जो है हरियाणा सरकार ले चुकी है। पंजाब में आप बात कीजिए जहाँ नहीं हुआ है। सूरजमुखी के लिए धरना शुरू कर दिया, जबकि हरियाणा वो प्रदेश है जो देश भर में सबसे ज्यादा भाव दे रहा है। रणदीप गनगस मीडिया कोऑर्डिनेटर है मुख्यमंत्री जी के। डीपीआरओ साहब को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपका 24 घंटे का संबंध रहता है, और ये पार्टी संगठन की तरफ से है, भीम जी, ये संगठन की तरफ से मीडिया देखते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हरियाणा के जितने मीडिया के साथी हैं उनसे मुलाकात की जाए, और इसी सिलसिले में मैं हर ज़िले में मीडिया के साथियों से मिलने जाता हूँ। उद्देश्य दो रहते हैं। पहला कि मीडिया के साथियों से मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके, अगर किसी मीडिया के साथी का कोई ऐसा विषय रहता है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता था, कई बार मीडिया साथियों के बहुत छोटे छोटे काम होते थे जिसके लिए उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो आप लोगों का समय बचे, आप लोगों को चंडीगढ़ ना जाना पड़े, अगर कोई ऐसा विषय है वो आप व्यक्तिगत तौर पे पीसी के बाद मुझे बता सकते हैं, जिसका समाधान यहीं पे हो जाए। जैसे कई लोगों का एक बड़ा विषय रहता है, मेरा एक्रीडिटेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि इस सरकार ने मीडिया के बंधुओं के लिए जो काम किया है, आप सब उस बात को बहुत बेहतर देख भी रहे होंगे कि इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे पेंशन की बात है, मीडिया के साथियों को पेंशन मिलना चाहिए। जितने काम मीडिया के बंधुओं के संबंधित वर्तमान सरकार में हुए हैं। अब एक विषय और लगातार अक्सर मीडिया के भाई चर्चा भी करते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ अलग अलग मीडिया के साथी अपनी बात रखते हैं, तो उस विषय को हम पीसी के बाद लेंगे, जिसके लिए मैं आया हूँ, और वो आप व्यक्तिगत तौर पे मुझे बताएंगे। कई बार ऐसा होता है किसी के सामने नहीं कोई चाहता अपनी कोई व्यक्तिगत बात करना, वो अकेले में बात करे। और दूसरा, आप सब जानते हैं कि कल ही हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से उसको हरी झंडी दी। ये जानकारी समय समय पे हालांकि मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता तक पहुंची है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन देश की जनता के सामने रखा था, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। लगातार 2014 से मोदी जी देश के लिए और मनोहर लाल जी प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के जरिए, सेवाओं के जरिए, कि जो मोदी जी का विजन है उस विजन अनुसार भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। क्योंकि अभी हम विकासशील देश हैं, विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, और उसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हुई है, यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, सेवाएं हैं और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचे। उन योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है उनसे फीडबैक लिया जाए, और जहां वो पहुंचने में या कोई देरी हुई या नहीं पहुंची, वहां तक वो पहुंचना सुनिश्चित हो। इस यात्रा का उद्देश्य यही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से 2014 के बाद हरियाणा का कायाकल्प किया है, देखिए कायाकल्प शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था इस हरियाणा प्रदेश में थी, विशेष तौर पे जिसके लिए हरियाणा प्रदेश चर्चित था, और ये जो चर्चित था नकारात्मक रूप से, और वो क्या था? भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। हम सब इस बात को देखते थे, महसूस करते थे कि हरियाणा की जो राजनीतिक व्यवस्था 2014 से पहले थी, उस व्यवस्था के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इसका बोलबाला रहता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और इसको चरितार्थ करते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई,
उद्देश्य ये था कि जो गरीब और वंचित वर्ग है उसको उसका अधिकार मिले। जहां पहले सरकार की योजनाएं अगर जो होती थी उसका लाभ सरकार के चहेते ले जाते थे या जो लोग सत्ता के नजदीक होते थे वो लाभ लेते थे, गरीब और वंचित वर्ग इन योजनाओं का ना तो लाभ ले पाता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट रूप से एक पारदर्शी सरकार और उसके लिए तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि जो सरकार की योजनाएं और सेवाएं हैं वो गरीब आदमी तक पहुंचे, वंचित आदमी तक पहुंचे और घर बैठे पहुंचे। और जब सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, हालांकि हमारे विपक्षी मित्रों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई, बहुत से लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि साहब ये तो पोर्टल की सरकार है, ये तो पोर्टल से चलती है। बीच बीच में विपक्षी नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान भी आए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हालांकि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन इस तरह की बात करने वालों ने जैसे जैसे जमीन पे उन पोर्टल्स का लाभ एक गरीब और वंचित व्यक्ति को घर बैठे मिलना शुरू हुआ तो उनके बयान में बदलाव आना शुरू हुआ। ये आप भी देख रहे हैं क्योंकि आप लोग कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वही विपक्षी मित्र अब ये कहने लग गए हैं कि साहब नहीं, जिस पोर्टल का लाभ मिल रहा है उसको नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि तकनीक समय की मांग है और तकनीक के जरिए पारदर्शिता जिस तरह से सरकार लेके आई है, क्योंकि जब ह्यूमन फेस को आप बीच में से हटा देते हैं, स्वाभाविक है टेक्नोलॉजी जब बीच में आ जाती है वो जो मिडल मैन कल्चर है वो खत्म हो जाती है। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करके दिखाया। विशेष तौर पे जब परिवार पहचान पत्र की बात आती थी, परिवार पहचान पत्र जब मुख्यमंत्री इस योजना को लेके आए तो बहुत से मित्रों ने उसी तरह से इसकी आलोचना करनी शुरू की जिस तरह से 2016 में जब डीबीटी शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा 2016 में जो लाभार्थी हैं योजना का, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनके खाते में उस योजना का पैसा सीधा जमा होगा। भले बुढ़ापा पेंशन की हम बात कर रहे हैं, विकलांग पेंशन की हम बात कर रहे हैं, किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। ये भी जब किया तो जब डीबीटी हुआ तो उस वक्त बहुत आलोचना हुई थी, विशेष तौर पे बुढ़ापा पेंशन को लेके। ये कहा गया कि साहब बुजुर्गों का तो बैंक में खाता नहीं होता, गाँव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग कैसे जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप भाइयों को जान के ये खुशी होगी कि डीबीटी लागू होने से हरियाणा के एक्सचेकर का लगभग 1138 करोड़ रुपया बचा। अब सवाल ये है कि बचा कैसे। बुढ़ापा पेंशन जो जाती थी जब तक डीबीटी नहीं था, लगभग 3.25 लाख परिवार लोग ऐसे थे जिनके नाम से बुढ़ापा पेंशन जा रही थी, जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। सवाल ये आ जाता कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। लेकिन जैसे ही डीबीटी हुआ ये चीजें सामने आ गई, वो पैसा बचना शुरू हुआ है। तो इस तरह से जब डीबीटी का लाभ होना शुरू हुआ तो जो आलोचना कर रहे थे उन लोगों की आलोचना जो है वो बंद हो गई। स्वाभाविक है, जब आदमी जमीन पे जाता है, ग्राउंड पे जाता है, तो उसको पता लगता है कि किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में आ रहा है, उससे किसान को कितना लाभ हुआ, उसको किसान को कितना उसका फायदा हुआ। ऐसे ही जिस तरह से परिवार पहचान पत्र जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, हरियाणा सरकार ने लगभग 2 करोड़ 83 लाख लोगों का डाटा परिवार पहचान पत्र के जरिए इकट्ठा किया। उसके अंदर हर परिवार की जानकारी, किस परिवार के अंदर सरकारी नौकरी पे है व्यक्ति, किस परिवार की आमदन कितनी है, किसकी आयु कितनी है, वगैरह वगैरह। जब सरकार के पास ये डाटा आ गया तो पहला लाभ बुढ़ापा पेंशन, व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से जैसे ही ज्यादा होती है और वो व्यक्ति की पारिवारिक आमदन कैटेगरी में वो फॉल करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन लग जाती है। आपको अपना आयु प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, वो आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही परिवार पहचान पत्र आया, जो दरख्वास्त एप्लीकेशन जो हम दफ्तरों में लेके घूमते थे, जो दस्तावेज हमें किसी योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस में जमा करवाने पड़ते थे, आम आदमी को उससे मुक्ति मिली। अब उसको दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि उसको घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलता है। और सरकार ने लगभग 597 योजनाएं इससे अटैच कर दी। 45 लाख लोग अब तक परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा के अंदर बदलाव किए हैं, जैसे नौकरियों का एक बड़ा विषय रहता है। देखिए, आलोचना करने वाले जब आलोचना करने के लिए नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारा विषय बड़ा स्पष्ट होता है कि हमसे पहले भी सरकारें रही, उन्होंने भी यहाँ पे सत्ता चलाई है, लेकिन जब वो सरकार में थे, मैं यहाँ पे कांग्रेस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अक्सर मैं उनके बयान सुनता हूँ, देखता हूँ।
जब वो सत्ता में 10 साल रहे तो उन्होंने कितने लोगों को पक्की सरकारी नौकरियां दी, और जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद कितने युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली। जब इस आंकड़े की तुलना हम करते हैं, वहां पे हम हुड्डा साहब के 10 साल लेते हैं और यहाँ पे हम मनोहर जी के 9 साल की बात करें, क्योंकि 1 साल अभी बाकी है, और इस 1 साल में जितनी नौकरियां पाइपलाइन में हैं जब वो भी लग जाएंगी तो जस्ट डबल आंकड़ा होगा एज कंपेयर विद कांग्रेस गवर्नमेंट। क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार में लगभग 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां दी गई थी, लेकिन उसमें से जो कोर्ट ने नौकरियां रद्द कर दी, चाहे पीटीआई की बात करें, जिस तरह से गेस्ट टीचर वाला विषय हुआ जिसको मनोहर लाल जी ने जिनके भविष्य को सुरक्षित किया, अगर मैं उनको प्लस माइनस करने लगूं तो वो 86,000 भी ना रहेंगे। लेकिन मनोहर जी ने पारदर्शिता से, बिना पर्ची बिना खर्ची, आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण आए होंगे कि एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी योग्यता से किस तरह से नौकरी लगा, ऐसी चीजें आपने बहुत कवर की होंगी। तो ये जो व्यवस्था बनाई मनोहर जी ने, इसका लाभ सीधा सीधा युवाओं को हुआ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप पत्रकार साथियों के जरिए चाहता हूं कि आम आदमी तक पहुंचे, देखिए सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन हम सब जानते हैं। हमारे हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं, लगभग 4 लाख के करीब कर्मचारी हैं, तो हर युवा को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज है। आपके पास जब सैंक्शन पोस्ट ही जो आपकी सरकारी नौकरी है उनकी एक सीमा है। तो मनोहर जी ने इस विषय में क्या काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट, युवाओं को किस तरह से प्राइवेट रोजगार प्राप्त हो, या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर उसको नौकरी मिल जाए, या वो अपना रोजगार कर ले, इसके विषय पे काम करना शुरू किया। पहली बात, एक ऐसी औद्योगिक नीति लेके आए जिसके जरिए हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल में 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले मतलब एमएसएमईज की बात भी कर रहा हूं मैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात भी कर रहा हूं, वो हरियाणा प्रदेश में लगे। जब कोई नया उद्योग, कोई नया काम धंधा खुलता है तो स्वाभाविक है वहां पे किसी ना किसी युवा को काम भी मिलता है। तो उसके अंदर लगभग 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को काम मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक योजना बनाई जिसके अंदर अगर कोई युवा अपना कारोबार करना चाहता है, अपना कोई काम धंधा करना चाहता है, तो उसको बैंक से ब्याज रहित ऋण मिल जाए। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस बात की चिंता प्रदेश में पहली बार करता है कि गरीब व्यक्ति, उसकी आय कैसे बढ़े, उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, उसके लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना एक योजना बनाते हैं, जिस योजना के जरिए ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाता है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। अब ऐसे परिवारों को अपना रोजगार, काम धंधा, रेडी फड़ी कुछ भी वो करें, उसके लिए बैंकों से उसको आर्थिक जो सहायता प्राप्त हो, इस तरह की योजना बनाते हैं। लगभग 50,000 परिवार हरियाणा के इस तरह की योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो जो हरियाणा का कायाकल्प हुआ, जिस तरह से हरियाणा का किसान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कृषि आधारित राज्य है हमारा। अगर आप आंकड़ों पे ध्यान देंगे, आपदा प्रबंधन के अंदर ये वो सरकार है जिसने 9 साल के अंदर किसान भाइयों को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत लगभग 7600 करोड़ रुपया किसान भाइयों को मुआवजे के तौर पे जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी प्राप्त हुआ है। दूसरा विषय आ जाता है कि किसान जब नेचुरल कैलामिटी के अंदर अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो सरकार उसको सहायता मुहैया कराए। उसके लिए जहां पहले किसान को मात्र 6,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था, हालांकि 9,000 प्रति एकड़ की घोषणा हुई थी लेकिन वो मिला नहीं था, यहाँ ये सरकार 15,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को आपदा प्रबंधन में मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करती है। कई बार हम चर्चा करते हैं बहुत से, क्योंकि क्या होता है कि जब विरोधी दल होता है, विरोधी दल का प्रयास ये होता है कि सरकार की इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं, अब इनको क्रिटिसाइज कैसे किया जाए, इसकी आलोचना कैसे की जाए। तो उनके आलोचना के तर्क बड़े अजीब होते हैं। विशेष तौर पर मैं अगर किसान भाइयों की बात करता हूँ, देखिए पहले की सरकारों में होता था गेहूं, धान, जीरी, ये एमएसपी पे सरकार खरीदती थी, और वो भी क्योंकि केंद्र सरकार खरीदती है, हम सब जानते हैं। ये प्रदेश सरकार नहीं खरीदती, केंद्र खरीदती है। प्रदेश सरकार तो एक मिडलमैन के तौर पे काम करती है। इसके अलावा किसान की अन्य फसलें, चाहे हम सरसों की बात करें, बाजरा की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, क्या 2014 से पहले केवल एक साल मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त जो उनके कार्यकाल का आखिरी साल था उसमें सरकार ने बाजरा जो है वो खरीद किया था, उससे पहले कभी नहीं किया। और हुड्डा साहब ने 10 साल में गेहूं और धान के अलावा कोई एक फसल पे अगर किसान को एमएसपी का लाभ दिया हो तो आप मित्र यहाँ बैठे हैं, मुझे अवश्य ये जानकारी देना। जहां पहले की सरकारें किसान की गेहूं धान के अलावा किसी भी फसल पे एमएसपी का लाभ नहीं देते थे, वर्तमान सरकार लगभग 12 फसलें ऐसी हैं गेहूं धान के अलावा जिसपे किसान को एमएसपी का लाभ देती है।
तो एक ऐसी सरकार जिसने किसान हित के अंदर लगभग 54 योजनाएं हरियाणा प्रदेश में चला रखी हैं, अलग अलग तरह की, किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए, उन योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है। अब जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, मैंने जैसे पहले बताया कि इसका उद्देश्य भी यही है कि जो योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो मिले। ये सब चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा जो है, इसके अंदर हम काम करेंगे और जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। तो मुख्यतः ये जो कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मैं चाहता था कि आप साथियों से बातचीत भी हो। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, कृषि मंत्री ने जो किसानों के ऊपर बयान दिया है कि ऐसे किसान हैं जिनकी घरवाली तक नहीं मानती, प्रदेश अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ लिया है कि वो उनका निजी बयान है। आप भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, क्या कहेंगे? देखिए, सामान्यतः क्या है कि हम हरियाणवी लोग जो है ना, हमारी भाषा कहीं ना कहीं हास्य और व्यंग से भरी हुई होती है, क्योंकि हमारी भाषा है ये। मैं भी जब अपनी भाषा में बात करूंगा तो बीच बीच में 2-4 लाइनें ऐसी जरूर बोल दूंगा जिसमें कहीं ना कहीं व्यंग का पुट होगा, कहीं ना कहीं हास्य का पुट होगा, कहीं ना कहीं कमेंट जिसको हम सब अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वो होता है। तो अगर हालांकि मैं जब से ये चर्चा में विषय आया, 1-2 चैनल का मेरे पास कॉल भी आया था, तो मैंने इस बयान को उनके मुंह से कोई वीडियो नहीं सुनी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस विषय पे अपना स्पष्टीकरण दे चुके हो, तो मुझे लगता है कि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भले ही मैं सरकार में हूँ, तो एक बार जब इतने बड़े लेवल से कुछ उसके ऊपर बात आ जाए तो मेरे बात करने का कोई तथ्य बचता ही नहीं। लेकिन कृषि मंत्री खुद किसानों पर वो किसान, देखिए, ऐसा मैंने कहा, वो हो जाता है ना जब वो खुद कृषि मंत्री है, किसानों के लिए कुछ करने की। देखिए, जहाँ तक कृषि मंत्री के तौर पे एक बात तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि जब से वो कृषि मंत्री हैं और प्रदेश में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, किसानों के लिए जो काम हुए हैं उसको तो आप एडमिट करेंगे। क्या आप उस जो मैंने जिन कामों का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कोई ऐसा काम जो मैंने गलत बता दिया आपको? तो फिर काम तो किए हैं, बहुत बेहतरीन काम किए हैं, और जो उनका नतीजा हमारे सामने भी है। सर, किसान संतुष्ट क्यों नहीं, फिर सड़कों पर क्यों बैठे हैं? देखिए, ये एक बड़ा विषय होता है, कहते हैं जी किसान संतुष्ट क्यों नहीं है, सड़कों पे क्यों बैठा है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले कुछ किसान संगठन, उन्होंने पंचकुला में और पंजाब में मोहाली में अपनी मांगों को लेके धरना दिया। हालांकि ज्ञापन गवर्नर साहब को दिया, उसके बाद वो ज्ञापन देके उनका जो भी डिमांड थी उन्होंने पहुंचा दी। तभी मेरा बड़ा सवाल था कि जो बातें वो कर रहे थे, क्या उनमें से एक भी ऐसी बात हरियाणा से संबंधित है? जैसे पहले उन्होंने कहा गन्ने के भाव, ठीक है, पंजाब में आप धरना दीजिए, क्योंकि पंजाब में गन्ने के भाव की आप डिमांड कर रहे हैं। सीएम ने आपको कमिट किया लेकिन पूरा नहीं किया। लेकिन हरियाणा सरकार तो पहले देश में सबसे ज्यादा दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो 400 रुपए प्रति क्विंटल पहले से ही अगले साल तक का घोषित कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी जो आंदोलन के दौरान किसानों की डेथ हुई, मुआवजा हरियाणा तो पहले ही दे चुके हैं, आप पंजाब में नहीं दिया, बात कीजिए वहां जाके। इसी तरह से कि जी केस हरियाणा तो पहले कर दिए हैं, जो हीनियस क्राइम को छोड़ के केस जो है हरियाणा सरकार ले चुकी है। पंजाब में आप बात कीजिए जहां नहीं हुआ है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप जिन बातों के लिए धरना दे रहे हो, हरियाणा से तो उसका कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन जो सवाल आपका है वहां पे आपको भी विचार करना पड़ेगा कि जिस विषय से हरियाणा का संबंध नहीं है, जैसे सूरजमुखी की बात आई थी, सूरजमुखी के लिए धरना शुरू कर दिया, जबकि हरियाणा वो प्रदेश है जो देश भर में सबसे ज्यादा भाव दे रहा था। तो जिस प्रदेश के अंदर देश भर में सबसे ज्यादा भाव मिल रहा है, 1000 रुपये प्रति क्विंटल का जो है भावांतर मिल रहा है, वहां पे धरना देना, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि हर आदमी की एक राजनीतिक आस्था होती है। कोई किसी राजनीतिक दल विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जब आदमी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर इस तरह का काम करता है तो उसके ऊपर जनता सवाल उठाती है। चलो पत्रकारों की बात करते हैं सर। FIR होना, एक FIR करवाना किसी का भी अधिकार है। FIR से बंदा क्रिमिनल घोषित नहीं हो जाता। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, मल्होत्रा जी बता रहे थे कि अगर पेंशन धारक है, जो पत्रकार है, अगर FIR हो जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो फिर मुख्य खेल मंत्री के ऊपर FIR दर्ज, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, पत्रकार की पेंशन में काट देंगे। देखिए, इस विषय के लिए DPRO साहब आपके पास डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं। अगर आपका जो पॉलिसी है, मैं ये आपको सुझाव के तौर पे भी कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने जैसे पॉलिसीज पत्रकार साथियों के लिए बनाई हैं, अगर आपका कोई लगता है ना कि ये क्लॉज जो है ये ठीक नहीं है, तो आप तुरंत लिखित में DPRO साहब को दीजिए कि साहब ये क्लॉज हमें ठीक नहीं लग रहा, इसके ऊपर विचार कीजिए। नहीं, आप भी तो सर मीडिया के नहीं, मैं वो आएगा तो मेरे पास ही। अब मैं आपको ये सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि और भी बहुत से ऐसे क्लॉज हो सकते हैं जिसपे किसी ना किसी भाई की सहमति ना हो। मेरा ये, हम व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं आप में से हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपसे बात करना। और भी किसी पॉलिसी के अंदर अगर आपको, जैसे एक्रीडेशन का विषय है,
कहीं पे अगर किसी क्लॉज में आपको लगता है ना कि यार ये ऑब्जेक्शनेबल है चलो हम आपके तो सामने आप बात कर रिटर्न रहे में हैं। इनको दीजिए। दूसरा विषय एक और है कि एक घर में दो तो हमारे से जुड़ा विषय नहीं है, वो आपसे जुड़ा नहीं है। नहीं नहीं, नहीं सुन आप सुन लीजिए मेरा जवाब। अब पेंशन करता मैं, अगर घरवाली की पेंशन किसी ने लगवानी है और वो एक्रीडेटेड पत्रकार है, नहीं लगेगी उसकी? नहीं, आप पहले विचार सुनिए। ये जो आपकी संस्थान है, आपके जो संस्थान है, आपके संस्थान ये कहते हैं कि जिला स्तर पे हमारे एक संस्थान से 2 लोगों का एक्रेडिटेशन हो सकता है, तीसरे का नहीं हो सकता। पहले तो आप इस बात को समझिए। दूसरी बात, जो पॉलिसी संबंधित विषय कोई भी है उसकी मैं फिर आपसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन विषयों की चर्चा करेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे। उसको डाइल्यूट मत कीजिए, ये आपके हित की बात है, उसको डाइल्यूट मत कीजिए। उसको रिटर्न में इनको दीजिए तुरंत कि भैया मुझे ऑब्जेक्शन लग रहा है क्लॉज। और उसके ढंग भी ये आपको बताता हूँ, बहुत सीनियर लोग हैं सारे, जो पॉलिसी का प्रिंट आउट निकालिए, जहाँ क्लॉज में आपको ऑब्जेक्शन है उसको मार्क कीजिए, एप्लीकेशन साथ लगाइए, इनके हाथ में पकड़ाइए कि साहब इसके ऊपर विचार कीजिए। क्योंकि ये हम परिवार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अगर मीडिया के बंधुओं के लिए कोई योजनाएं पॉलिसीज बनाई हैं तो इसलिए बनाई है उनके बेटरमेंट के लिए। और अगर आपको कहीं किसी पे कोई नाराजगी या यूं कहिए आपको लगता है कि ये इसको अंदर सुधार होना चाहिए तो तुरंत वो दीजिए और उसमें सुधार करेंगे अगर हमें लगेगा।